गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? हाउ आर यू ऑल? आई होप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा नया बैच शुरू हुआ है, भारतीय न्याय संहिता। तो इस पर्टिकुलर बैच के अंदर हम कंप्लीट डिटेल में सारे की सारी चीजों को पढ़ेंगे। ये हमारा जो कानून है भारतीय न्याय संहिता, और 2023 का ये हमारा कानून बनके तैयार हो गया था, तो इसीलिए हम इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 बोलते हैं। तो आज से हम अपना ये वाला बैच शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास, ये 3 क्लासेस जो है ना, आपको डेमो क्लासेस मिलती हैं, ताकि आप लोग अपने आप को असरटेन कर पाओ कि कैसा पढ़ाया जा रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं आपको जो जो बातें बताऊंगा ना, वो बहुत थॉरली समझना, क्योंकि पहली क्लास ही होती है और दूसरी क्लास होती है जो एक बेस तैयार करती है। एक बार बेस तैयार हो गया तो वो आगे की जर्नी आपकी बहुत अच्छे से बीतती है। बट आप लोग हमेशा मेरे को एक चीज का वादा करिएगा कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा पर हर एक क्लास के अंदर, तो वो आप अपनी कॉपी में जो भी नोट्स बनाओगे, जो भी मैं बोलूंगा, तो वो आप उसके नोट्स जरूर बनाइएगा। प्लस आप लोग वो सारी बातें लिखिएगा। प्लस जब भी क्लास खत्म होगी, उसका 15 मिनट का अपना रेस्ट करने के बाद में जस्ट एक बार ही देख लेना कि यार आज सर ने क्या क्या पढ़ाया क्लास के अंदर। ठीक है, वो ताजा ताजा आपको याद रहेगा ना, तो कॉपी में आप रिवाइज कर लोगे से हाथों हाथ, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जैसे हमारी 6 बजे क्लास होती है बीएनएस की, तो आप 5:30 बजे बैठ जाना अपनी कॉपी लेके, यार सर ने हमारे को लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, बस एक बार गो थ्रू कर लेना कॉपी को। ऐसे ही डेली अपनी आदत बनाइएगा। अगर ये डेली आदत अपनी बनाओगे तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बेरक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपनी कॉपी आपकी खुद की सफिशिएंट होगी। याद रखना मेरी बात, और ये आगे तक लाइफ के लिए मैं बोल रहा हूं। कोई भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करोगे ना, हमेशा ये पैटर्न फॉलो करोगे, कोई भी इनसिक्योरिटी कभी भी लाइफ में नहीं रहेगी। यार मुझे ये नहीं आता, यार मुझे वो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एक जो भी कोई कानून होता है तो उसके में बेसिक बातें पहले पता होनी चाहिए कि वो कानून कब लागू हुआ, कब बनके तैयार हुआ, एक्ट नंबर क्या है, कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर्स हैं, और ये कानून अपने आप में नेचर क्या रखता है। ये बेसिक बातें बस हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एज अ फॉर्मेलिटी मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहली बात, ये जो कानून है ये हमारा बनकर तैयार कब हो गया था? बनकर तैयार होने का मतलब क्या होता है? अनैक्ट करना। ठीक है, ये कानून बनके तैयार, यानी ड्राफ्ट इसका कब तैयार हो गया था? 25 दिसंबर 2023। ये बात सबको पता है। ठीक है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, बट नई नई बातें जो बताऊंगा वो आगे समझ में आएगा। दूसरी बात, ये जो कानून है ये लागू कब हुआ था? पूरे देश भर में 1 जुलाई 2024 को पूरे देश भर में लागू हो गया था। ठीक है, बट इसके अंदर ना एक यूनिक बात है, बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक यूनिक बात है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा। तो ये हमारा जो कानून है ये पूरे देश भर में लागू कब हो गया था? 1 जुलाई 2024। यहां पे स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, सेक्शंस कितने हैं टोटल? 358 सेक्शंस है। कंप्लीट पूरा बीएनएस हमारा 358 सेक्शन से कवर अप हो जाता है। और चैप्टर्स कितने हैं? 20 चैप्टर्स हैं। अब ये जो बीएनएस है ये अपने आप में कानून बताता क्या है? मुझे एक बेसिक बात तो हमें पता हो, ये कानून बताता है तो क्या बताता है? ये कानून हमें बताता है कि कौन सा अपराध की डेफिनेशन क्या है, कौन से अपराध में क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे को मेंशन करे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति ये हरकत करता है, ये एक्ट करता है, जो कि कानून के अंदर जो डेफिनेशन मेंशन करी हुई है, एसेंशियल एलिमेंट्स मेंशन करे हुए हैं, उसके अंदर आता है, भैया आपने अपराध करा है, आपको इतनी सजा होगी, आपको इतनी सजा होगी। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसा अपराध करा है, आपने एक ऐसा एक्ट करा है, और वो आपका एक्ट यानी कि आपकी करी हुई हरकत वो एक कानून के अंदर डिफाइन करी हुई है। और वो कानून कौन सा है? बीएनएस। बीएनएस के अंदर उसको एज ऑफेंस माना है। एसेंशियल एलिमेंट्स आपने जो हरकत के करे हैं वो पूरे होते हैं, आपको उसकी वजह से इतनी पनिशमेंट तो होगी ही होगी, आपको इतनी पनिशमेंट तो होगी ही होगी। तो अगर इससे हमें एक बात पता लग रही है कि अगर कोई भी कानून हमारे को, कोई भी राइट्स, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी लाइबिलिटीज क्या हैं, अगर कोई कानून हमें अपने राइट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताता है, हमारे अधिकारों के बारे में बताता है, हमारी लाइबिलिटीज के बारे में बताता है, उस कानून को हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंटिव लॉ। तो क्या बीएनएस हमें ऐसे ही बताता है? क्या बीएनएस हमें ये बताता है कि चोरी क्या होती है, मर्डर क्या होता है, किडनैपिंग क्या होता है, एब्डक्शन क्या होता है, और अगर हम देश के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो क्या होता है? क्या कोई नया अपराध जोड़ा है? तो ये हमारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बता रहा है कि अगर तुमने ऐसी हरकत करी तो मर्डर है, अगर तुमने ऐसी हरकत करी तो चोरी है, अगर तुमने ऐसी हरकत करी तो किडनैपिंग है, एब्डक्शन है। समझ में आ रही है? अगर तुमने किसी लड़की के साथ में झूठा वादा करा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और उसके अंतर्गत तुमने सेक्सुअल रिलेशन बनाया, तो क्या ये अपराध है? और ये अपराध है तो क्या रेप के अंदर आएगा या कोई नए अपराध के अंदर आएगा? रेप के अंदर आएगा। तो रेप के अंदर कब आएगा? एज लिमिट क्या होनी चाहिए, लड़का की लड़की की? हाँ है ना? तो ये सारी बातें हमारे को राइट्स लाइबिलिटीज के द्वारा बताई जा रही हैं। तो इस पर्टिकुलर कानून को हमें सब्सटेंटिव लॉ बोलना गलत तो नहीं होगा। मैंने भी आपको बताया सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जो राइट्स लाइबिलिटीज बताते हैं कि आपके अधिकार क्या है, आपकी लाइबिलिटी क्या है। तो अगर कोई कानून बता रहे तो सब्सटेंटिव लॉ होगा। ठीक है, अब मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, मर्डर, चोरी, किडनैपिंग, एब्डक्शन, रेप, ट्रेसपास वगैरह वगैरह। यार ये सारे अपराध हमारे कौन से हैं?
क्या सिविल अपराध है क्या नहीं, ये सारे के सारे अपराध है क्रिमिनल। ये सर आप कैसे पहचान पा रहे हो? सर मुझे तो ये पता नहीं लग रहा है कि अपराध सिविल है या क्रिमिनल है। इसका कोई बेसिक फंडा क्या होता है? कोई अपराध को या कोई पर्टिकुलर एक्ट को पहचानना कि ये सिविल है या क्रिमिनल है, आप में से कोई बता सकता है बात? कोई ना कोई तो बता सकेगा कि मेरे द्वारा जो हरकत करी जा रही है, कोई एक्ट करा जा रहा है और वो अपने आप में ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है, तो ये अपने आप में सिविल है या क्रिमिनल है? कोई बता सकता है मुझे इस बारे में अपने दिमाग से? मैं कोई कानून की बात नहीं पूछ रहा हूं आपसे, बस अपने दिमाग में जो आया, ये बात सुन के आपके मन में क्या आया, तो वो मुझे एक बार बताइए कि ये जो एक्ट होगा ये सिविल होगा क्रिमिनल होगा? सीधी सी बात है भाई, क्रिमिनल एक्ट कैसे कहा जाता है? जहां पे पनिशमेंट मिलती है, जहां पे जेल में बंद कर दिया जाता है, वो हमारा कौन सा एक्ट होता है? क्रिमिनल एक्ट होता है, दैट्स इट। तो अब अगर कोई मर्डर करेगा तो उसे लाइफ इंप्रिजमेंट, उम्र कैद की सजा होगी, डेथ सेंटेंस होगी, तो यार जेल में बंद कर रहे हो ना, तो क्रिमिनल एक्ट है। अब अगर कोई मेरे साथ में, मैंने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करा था कि ये पेन मैं आपको सप्लाई करूंगा, और सामने वाली पार्टी ने मेरे साथ में ब्रीच कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, मुझे धोखा दे दिया है, धोखा वर्ड गलत होगा, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, तो अब बदले में मुझे क्या चाहिए? यार मैंने इतना टाइम लगाया, पूरे डब्बे की पैकिंग करी, अपना माल बनवाया है, तो मुझे पैसा चाहिए यार, मेरे को मुआवजा चाहिए, मेरा नुकसान की भरपाई चाहिए। तो मैं क्या चाह रहा हूं? पैसे चाह रहा हूं जो मेरा नुकसान हुआ है। तो ये अपने आप में कौन सा एक्ट हो गया? सिविल। तो क्या ऐसे एक्ट के बारे में बता रहा है हमारे को बीएनएस? नहीं। तो एक बात तो क्लियर है कि बीएनएस हमारा क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। बीएनएस हमारा क्या है? क्रिमिनल लॉ है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, रश्मिता कह रही है सर अगेंस्ट द सोसाइटी वाले जो अपराध होते हैं उन्हें हम क्रिमिनल वाले एक्ट बोलते हैं, ठीक है, और इसमें पनिशमेंट भी मिलती है। रश्मिता आपने ये बात बड़ी बड़ी यही बात एक अच्छी बोली है, ठीक है। गौरव आपने भी अच्छी बात बोली है। अमित, सुनील जी गुड इवनिंग, ठीक है जी, क्लियर हो गई मेरी बात? आगे चले। तो अब एक बात बताओ, क्रिमिनल लॉ में एक हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि अगर कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करी जाती है। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है भाई? अगर कोई ऑफेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऑफेंस ले लेते हैं, मैं मर्डर चोरी बोल देता हूं, ठीक है। चोरी की डेफिनेशन हमारी कहीं ना कहीं तो बीएनएस के अंदर डिफाइन होगी, कहीं ना कहीं तो होगी कि चोरी होती क्या है। तो चोरी अगर होती क्या है तो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे कि एटलीस्ट एक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, और मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पोजेशन से निकाली होनी चाहिए, और वो जो पोजेशन से आप निकाल रहे हो वो विदाउट कंसेंट होनी चाहिए, विदाउट कंसेंट ऑफ दी पोजेशनर के द्वारा, पोजेशन के बिना कंसेंट से आप प्रॉपर्टी निकाल रहे हो, ऐसा होना चाहिए, हाँ है ना? तो अगर मान लेते हैं ये एक और दो बातें तो हमारे केस में सॉल्व हो रही है, मतलब लाई कर रही है, ये वाली बात लाई नहीं कर रही है। तो अब ऐसे केस में मेरे द्वारा मान लेते हैं आपकी जेब में एक पेन रखा हुआ था, मैंने चुपचाप बस पेन हिलाया, ठीक है, निकाल नहीं पाया आपकी जेब में से, तो क्या ये चोरी माना जाएगा? क्या ये चोरी माना जाएगा? तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये आता है कि जब भी क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, वो भी सब्सटेंटिव लॉ की बात करते हैं, तो क्या स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब कि ये दो बातें तो आ रही हैं हमारे केस में, ये वाली बात नहीं आ रही, तो क्या चोरी का अपराध बनाते हुए इसको एक्यूज व्यक्ति को हम क्या पनिश कर देंगे? नहीं, हम ऐसे केस में पनिशमेंट नहीं करेंगे। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लगानी है। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन मतलब अगर कानून में 3 एसेंशियल एलिमेंट्स बोले हैं तो भैया 3 के 3 एसेंशियल एलिमेंट पूरे होने चाहिए, एक भी एसेंशियल एलिमेंट को छोड़ना नहीं है। अगर एक भी एसेंशियल एलिमेंट छोड़ दिया तो एक्यूज को बाइज्जत बरी करना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना होता है। बात क्लियर हो गई? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब समझ में आ गया? अरे सेक्शन, हाँ तुम लोग सेक्शन बोलते रहे हो, कोई बात नहीं कि सर चोरी 303 में डिफाइन है, आपको नहीं पता? हाँ मुझे नहीं पता, ठीक है। तो पहले बताओ ये बात समझ में आ गई ना, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, अगर आप अपने केस के अंदर कुछ बातें तो प्रूव कर पा रहे हो, लेकिन कुछ बातें जो कानून के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स के तौर पे लिखी हुई है वो प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आपने स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेट नहीं करा है। अब स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेट नहीं करा है तो बल्ले बल्ले किसकी होगी? अच्छा फील कौन करेगा? एक्यूज व्यक्ति अच्छा फील करेगा। अब अच्छा फील करने का मतलब मजबूरन आप जज हो, आपको सब पता है, सब दिखाई दे रहा है कि एक्यूज ने अपराध किया है, बट प्रोसिक्यूशन के द्वारा एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे प्रूव नहीं करे गए हैं, तो सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रूव नहीं करे गए हैं, तो मजबूरन आपको क्या करना पड़ेगा? बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पे एक्यूज को बेल देनी पड़ेगी, या फिर एक्यूज को बाइज्जत बरी एक्विटल करना पड़ेगा। क्यों? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की वजह से। ये रूल है। यहां तक बेसिक बात समझ में आ गई ना? ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं। अब मैंने एक वर्ड यूज करा कि प्रोसिक्यूशन ने अपने जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो प्रूव नहीं कर पाया,
सारे के सारे प्रूव नहीं कर पाया तो यार बेनिफिट ऑफ डाउट स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के आधार पे अक्यूज को मिल जाएगा। तो यार एक बात बताओ, ये पता कैसे लगेगा प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया कोई अपनी बात को या प्रूव नहीं करा है कोई बात को? मतलब किस हद तक हम कैसे पहचानेंगे प्रूव कर दिया है कोई बात को या प्रूव नहीं करा है? तो इसके लिए कोई ना कोई एक प्रिंसिपल तो होना चाहिए, उसको बोलते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको यानी कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का सीधा मतलब क्या होता है? इस हद तक प्रूव कर देना है सामने वाले व्यक्ति के पास कोई भी तरह का डाउट ना बचे, जज साहब के मन में कोई भी डाउट ना बचे, इस हद तक आपको प्रूव करना है। बात खत्म। ये बात समझ में आ गई बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे? चलो हम दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं, मेरे साथ साथ आप बोलिएगा। बीएनएस हमारा कौन सा कानून है? 2023, ठीक है। और ये कानून अगर 2023 का है तो यार 2023 में तो भतेरे कानून पास हुए होंगे। ये कौन से नंबर पे पास हुआ था? बीएनएस नाम का कानून कौन से नंबर पे पास हुआ था? 45 नंबर पे, ठीक है। 45वां कानून था जो बीएनएस नाम का पास हुआ था। ये बात क्लियर हो जाती है। लागू बन के तैयार कब हुआ था इसका ड्राफ्ट? 25 दिसंबर 2023 में। और लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2024 में। टोटल कितने सेक्शन है? 358। चैप्टर्स कितने हैं? 20। और ये जो कानून है अपने आप में क्या है? क्या बता रहे हैं हमें? सब राइट्स और लाइबिलिटीज बता रहे हैं। हाँ जी, तो सब्सटैंटिव लॉ है और एज वेल एज ये अपने आप में क्रिमिनल कानून में। क्रिमिनल क्यों है? क्योंकि पनिशमेंट बताता है। अब अगर क्रिमिनल कानून है तो हमारे को नेचर कैसा होगा, मतलब प्रूव करने का तौर तरीका क्या होगा? भाई देखो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लगेगी, साथ में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ेगा। बात खत्म। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, अब इससे मिलता जुलता कोई और भी कानून था क्या हमारे देश में? सेम इससे मिलता जुलता कानून हमारे देश में और भी कोई कानून था? जी हाँ था। उसका नाम भी कुछ होगा, बिल्कुल, इंडियन पीनल कोड 1860। इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि अब देश में लागू नहीं है वो। आप अगर ऐसे मेरे साथ अगर बात कर रहे हो कि सर इससे मिलता जुलता कानून तो था, आईपीसी था, तो आईपीसी तो था बोल रहे हो आप, यानी अब लागू नहीं है वो, अब लागू होता ही नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं तो लिखी होगी ना यार, कि पहले आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, और अब भारतीय न्याय संहिता आया है। दोनों ही कानून मिलते जुलते थे, मिलते जुलते हैं। आईपीसी में भी जो बात बोली है वही बीएनएस के अंदर बोली है, बस बीएनएस के अंदर थोड़े एडिशन कर दिए हैं, तो इसलिए हम इसको नया कानून बोल रहे हैं। नया कानून है, बट इसको नई आईपीसी बोलेंगे नहीं, ये गलत होगा, ये शब्द का इस्तेमाल करना गलत होगा। आईपीसी अपने आप में एक अलग कानून था, बीएनएस अपने आप में एक अलग कानून है, इसको नई आईपीसी के तौर पे मत बोलना। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब रिपील्ड की बात आ रही है। भाई कहां से रिपील्ड कर दिया? कोई नोटिफिकेशन तो हमने देखा नहीं यार कि आईपीसी अब से रिपील्ड होता है बीएनएस आने के बाद में, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन है नहीं। इस कानून के अंदर कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। जी हाँ, तो इसके लिए एक सेक्शन है 358 जिसमें एक बात क्लियर बोल दी गई है कि भाई जिस दिन से बीएनएस नाम का कानून पूरे देश भर में लागू हुआ है उस दिन से आईपीसी नाम का कानून को रिपील्ड करा जाता है। तो आपसे एमसीक्यू में एक डायरेक्ट सवाल आएगा कि ऐसा कौन सा सेक्शन है बीएनएस के अंदर जो आईपीसी को रिपील्ड करता है? वो सेक्शन कौन सा है? 358। याद रखिएगा, बस एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि एमसीक्यू में ऐसे सवाल आ सकते हैं ना, इसलिए पहले से हमारे को तैयार करके अपने आप को रखना है। बात खत्म हो गई, आगे चलें। कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बातें बताइए जो आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब सरकार में संविधान पढ़ा है, थोड़ा बहुत संविधान का मतलब पता है ना, थोड़ी बहुत बेसिक बातें पता है ना आप लोगों को कि पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट का काम क्या होता है, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग कौन होते हैं, वो कानून बनाते हैं, ये तो पता है ना। बस इतना अगर पता है तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर सरकारें बैठती हैं। अब जो सरकार जीत के आई है, ठीक है, जो सरकार जीतकर आई है वो कानून बनाएगी यार देश के हित के लिए। हाँ ना, उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है, इसलिए वो सरकार में बैठे हुए हैं, लोगों का कल्याण करने के लिए बैठे हुए हैं, कानून उसी तरह से बनाने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ ना, चलो, तो मैं पार्लियामेंट वर्ड यूज ना करके मैं सरकार सरकार बोलूंगा। ठीक है, तो सरकार का, स्टेट का मतलब है सरकार। ठीक है, ऑब्वियस बात है। तो सरकार का क्या काम है पहले तो खुद बताओ। आप अगर सरकार की गद्दी पे बैठ गए, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो आपका काम क्या है यार? लोगों के हित में फैसले लेना, देश के हित में फैसले लेना, जनता को कोई परेशानी हो रही है तो उसके ऊपर कानून बनाना, ये आपका काम है ना, कर्तव्य है ना भाई। इसलिए तो सरकार बने हो तुम, और किस लिए बने हो? तो ऐसे केस में मैं ये बोल सकता हूं कि लोगों को बचा के रखना, इंटरनली जो भी उनके परेशानियां हैं उनको बचाना, एक्सटर्नली जो परेशानियां हैं उनको बचा के रखना। तो ये बोला जा सकता है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बचाने का काम आपका है। आपका मतलब सरकार का है। और सरकार बचाएगी कैसे यार? मतलब कैसे बचाएगी? इंटरनल सिक्योरिटी हमें बचा के रखनी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमें बचा के रखनी है, कैसे बचाएगी सरकार? कोई ना कोई तो एक पैटर्न होना चाहिए, संविधान में ऐसा कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। अब इसके बाद में एक आर्टिकल 21 भी आता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट है यार,
आर्टिकल 21 तो अपने आप में मोस्ट 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 प्रीशियस फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो क्या बात करता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फॉर हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बस यहीं तक ही पढ़ना भी, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को पकड़ के कैद करके नहीं रखा जाएगा, किसी भी व्यक्ति को पकड़ के उसकी पर्सनल लिबर्टी कैद करके नहीं रखी जाएगी। ये फंडामेंटल राइट हर किसी व्यक्ति का है। यानी कि आज मेरा मन कर रहा है, चलो मैं आप में से किसी बच्चे को पकड़ के कमरे में बंद कर देता हूं, मेरा मन कर रहा है आज, तो ऐसा मैं कर सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि संविधान के अंदर आर्टिकल 21 आपके पास भी है, मेरे पास भी है, फंडामेंटल राइट के तौर पे। क्या कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कैद करके नहीं रख सकता, डिप्राइव नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि सरकार भी नहीं कर सकती है, मैं भी नहीं कर सकता हूं, कोई भी व्यक्ति मेरे लाइफ को, मेरे पर्सनल लिबर्टी को कैद करके नहीं रख सकता है। हाँ ना, अगर मैं कुछ भी करूं, मतलब मैं कुछ भी करता रहा हूं, तब भी मेरी पर्सनल लिबर्टी या लाइफ को कैद करके नहीं रखा जाएगा। यार ये तो बहुत अलग बात है, ये तो बहुत अजीब ही बात है। मतलब मैं किसी को मर्डर कर दूं, अगर मैं कोई अपराध कर दूं, कोई चोरी कर लूं, ठीक है, मैं किसी को चाकू मारूं, तो भी मैं क्या हूं, अरे मेरे को अरेस्ट क्यों कर रहे हो, मेरे पास आर्टिकल 21 है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव फ्रॉम माई लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हाँ है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी को सामान इसका छीन लेगा, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द बोल रहा होगा, उल्टा सीधा बोल रहा होगा, तब भी उसको उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव नहीं करा जाएगा। या अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा, तब भी कोई पर्सनल लिबर्टी, किसी मतलब पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को डिप्राइव नहीं करा जाएगा। यार अगर ऐसे खुला छोड़ दिया सभी लोगों को, सरकार ने अगर सभी लोगों को ऐसा खुला छोड़ दिया, तो क्या सरकार इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन कर पाएगी? बताओ जरा। सरकार कहेगी भैया हम बाहर की बातें क्या सोचे, हमारे नागरिक की लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, कोई किसी को चाकू मार रहा है, कोई किसी को सामान चोरी कर रहा है, कोई किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है, ठीक है, कोई किसी को अपशब्द बोल रहा है, सब लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं आर्टिकल 21 का, कि कोई भी सरकार भी नहीं, कोई व्यक्ति भी नहीं, मेरे को कमरे में बंद नहीं कर सकते, मेरे को पर्सनल लिबर्टी मेरी नहीं छीन सकते, वगैरह वगैरह। तो ये तो बहुत हालत बिगड़ जाएगी ना, देश का अपना चलाने का जो एक सिस्टम है वो बहुत बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए आर्टिकल 21 में एक बात और लिखी है कि देखो, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा हुड़दंग मचाए, ज्यादा कानून की व्यवस्था बिगाड़े, तो उस व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करा जा सकता है, लेकिन कैसे? कानून बना के भैया, कानून बना के ही करोगे। केवल मैं सरकार हूं, ठीक है, मैं सरकार हूं, मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने एक व्यक्ति को देखा कि यार तुमने येलो कलर की शर्ट पहनी हुई है, चलो मैंने पुलिस वालों को फोन कर, इसको पकड़ के जेल में डाल दो। क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या येलो कलर की टी शर्ट पहनना अपराध है क्या? अगर ऐसा कोई अपराध है तो कानून है क्या इसके पीछे? अगर कानून है तो भाई तभी तो जेल में डालोगे ना यार। आप सरकार हो तो ठीक है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बिना कानून के तहत आप कोई भी तरह का फैसला ले लोगे। फैसला लेना है तो उससे पहले सरकार होने के नाते कानून होना चाहिए। मेरी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करना है तो उससे पहले कानून होना चाहिए। कानून होगा तो मेरी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करा जाएगा। अगर कानून नहीं है तो सॉरी भाई, मैं एंजॉय हूं, मेरी कोई भी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव नहीं कर सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो सारी बातों का मतलब क्या समझ में आया? दो बातें मुद्दे की समझ में आई है। कोई भी व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव नहीं करा जा सकता। क्यों? आर्टिकल 21 एज अ फंडामेंटल राइट आपको ये प्रोटेक्शन देता है। दूसरी बात, अगर मेरी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करना ही है तो उससे पहले सरकार को ना कानून बनाना पड़ेगा, कानून में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूं। मैं आपको बोलूं कि आप लोग ना ये काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये काम करोगे, यार किसी को उल्टा सीधा मत बोलो, यार किसी को चाकू मत मारो, ठीक है, यार किसी के सामान को चोरी मत करो, यार किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा मत करो। आप मेरी बात मानोगे? और मेरे को भी एक मुश्किल हो जाएगा बताना कि आपको मैं क्या क्या बताता रहूंगा यार, कैसे कैसे समझाता रहूंगा कि ये काम करो, ऐसे करो, वैसे करो। एक मेरे लिए भी तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना, हाँ है ना। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि सुनो सभी लोग, भारत की जनता, ये सारे के सारे एक्ट्स, ये सारी की सारी हरकतें कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, ये सारे के सारे एक्ट्स अपने आप में प्रोहिबिट करे जाते हैं, अपने आप में देश में प्रोहिबिट करे जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ये इनमें से कोई भी एक्ट करता है तो उसके ऊपर 10 साल की सजा, 2 साल की सजा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो सब लोगों के मन में डर का माहौल आ जाएगा, सब लोग जिम्मेदारी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, सब लोग सिस्टम को रिस्पेक्टफुली पालन करेंगे, हाँ है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि किसी को बताना कि ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये मुश्किल बात है यार। लेकिन ये काम मत करो, ये बताना तो आसान है, हाँ है ना।
तो अगर सरकार जो है इस चीज के ऊपर कानून ला दे कि आप ये काम मत करो, अगर ये काम करा तो आपके ऊपर इतनी पनिशमेंट है, इतना जुर्माना है, तो इजी हो जाएगी ना लाइफ हमारी। तो सरकार अगर कानून बनाएगी तो कानून किस चीज के ऊपर बनाएगी, कौन कौन से एक्ट्स प्रोहिबिटेड हैं, ये नहीं बताएगी कि भाई ऐसे करोगे, ये करो, वो करो, गाड़ी ऐसे चलाओ, गियर कैसे डालो, चाकू ऐसे मत मारो, ऐसे मारो, ऐसे मारोगे तो पनिशमेंट नहीं है, ऐसे मारोगे तो, ऐसे थोड़ी ना बताएगी सरकार। सरकार बस अपने एक्ट्स बताएगी कि ये पर्टिकुलर एक्ट्स है, एक्ट्स का मतलब ऑफेंसेस है, ये पर्टिकुलर ऑफेंसेस है जो कि करना प्रोहिबिट है, अगर करते हो, आपके द्वारा ये एक्ट करा जाता है तो उसको ऑफेंस माना जाएगा, अपराध माना जाएगा, ऊपर से पनिशमेंट भी दी जाएगी, बात खत्म। तो इससे हमारा कार्य, जो देश चलाने का सिस्टम है वो सही चलेगा ना, हाँ है ना, बिल्कुल सही चलेगा। चलो जी, ये बात भी हमारे को समझ में आ गई है। अभी मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल करा था कि चाकू नहीं मारना किसी को, या कोई व्यक्ति चाकू मार रहा है, और कोई व्यक्ति किसी का सामान छीन रहा है, और कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द बोल रहा है, या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है। ये 4 मैंने बातें बोली थी और बार बार बोली थी। इसके पीछे का रीजन तो होगा ना कोई, बिल्कुल। आपके पास बेरेक्ट है, किसके पास है बीएनएस का बेरेक्ट भाई, बताओ कौन बच्चा ऐसा है जो बीएनएस का बेरेक्ट लेके बैठा हुआ है? तो आप सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 एक बार ओपन अप करोगे, सेक्शन 2 क्लॉज 14, मैं यहां लिख भी देता हूं। सेक्शन 2 क्लॉज 14 क्या बताता है भाई, थोड़ा बताओ यार मुझे, क्या ये इंजरी की डेफिनेशन बताता है क्या? ठीक है, इंजरी की डेफिनेशन ये बताता है। तो इंजरी में क्या लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करता है, हार्म कॉज करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में हार्म कॉज करता है, और वो भी कैसा, इलीगली, वो भी कैसा, इलीगली, ठीक है, तो अपने आप में वो इंजरी माना जाएगा। तो यार हार्म भी, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में हार्म कॉज करता है इलीगली, अब कैसा हार्म, उसकी बॉडी के साथ में अगर हार्म कॉज कर रहा है इलीगली, और उसके माइंड के साथ में, उसकी रेप्यूटेशन के साथ में, उसकी प्रॉपर्टी के साथ में, तो अपने आप में ये क्या माना जाएगा भैया, इंजरी करी है, आपने इंजरी करी है। यानी कि अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चाकू मारा तो बॉडी हार्म करी है, अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपशब्द बोला तो उसका माइंड अफेक्ट हुआ है या रेपुटेशन अफेक्ट हुई है, अगर एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का सामान छीना, प्रॉपर्टी से हार्म कॉज करा है, या प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, हार्म कॉज करा है, तो इससे हमें एक बात पता लग रही है, इससे हमें एक बात पता लग रही है कि अपने आप में क्या है, इंजरी है। इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, ये इंजरी है। इंजरी के साथ साथ अब हमारे को यह भी चेक करना पड़ेगा कि अब एक्चुअल में मैंने ऑफेंस करा तो करा कौन सा है। यार किसी को चाकू मार दिया है तो ये अपने आप में मर्डर है, कल्पेबल होमोसाइड है, या अनसाउंड माइंड के तहत मेरे को पता नहीं था, जब मैंने चाकू मारा मेरा दिमाग के सेंसेस काम नहीं कर रहे थे, बट मैंने मार दिया, मुझे नहीं पता कैसे मारा, मैंने क्यों मारा, उस टाइम में सेंसेस में नहीं था, तो क्या यहां पे एक्सोनरेट करने की कोई सेक्शन है क्या? ठीक है, और अगर कोई मैंने सामान किसी का छीना है तो क्या ये चोरी है या स्नैचिंग है? स्नैचिंग भी नया अपराध जोड़ा गया है, ठीक है। तो और अगर कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है या कुछ भी हो, ठीक है, तो इससे हार्म तो मैंने कॉज करी, मैंने की इंजरी तो मैंने कॉज कर दी है। तो अब मुझे दूसरी चीज क्या चेक करनी पड़ेगी कि मैंने ऑफेंस कौन सा करा है, मतलब सरकार ने, मैंने जो हरकत करी है, मैंने जो इंजरी पहुंचाई है, सरकार ने कानून बना के मेरे किए गए हरकत को, मेरी की गई इंजरी को क्या ऑफेंस बताया हुआ है क्या? ऑफेंस अगर बताया हुआ है तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन मैंने केवल इंजरी करी है, केवल इंजरी कर, मतलब मैंने आपको बस उल्टा सीधा बोल दिया, आपके बाल काले अच्छे नहीं लग रहे हैं, उल्टा सीधा बोल दिया मैंने, है ना। अब मान लो बीएनएस के अंदर ऐसा कोई इंजरी, मतलब मैंने जो भी हरकत करी है, ऐसा कोई सेक्शन है ही नहीं, ऐसा कोई ऑफेंस है ही नहीं, तो क्या मुझे पनिशमेंट दे दोगे क्या? मेरी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर दोगे क्या? नहीं, ऐसे कैसे कर दोगे? है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, डिप्राइव करने के लिए कानून होना जरूरी है। यही अगर बीएनएस के अंदर डिफेमेशन नाम का कोई सेक्शन अगर होगा, डिफेमेशन कौन से सेक्शन में, एक बार ऐसी बता दूं, ऐसी अभी हमें नहीं पता सेक्शन में क्या है क्या नहीं है, हम याद भी नहीं कर रहे हैं, बट ऐसी हम वर्बली बातों को समझ रहे हैं। तो डिफेमेशन कहीं ना कहीं तो होगा, 356 में होगा, 356 में होगा बीएनएस के अंदर, हाँ। तो अगर मैं आपको अपशब्द बोल रहा हूं, यानी इंजरी तो मैंने कॉज कर दी है, अपने आप में इंजरी कॉज करना क्या पनिशेबल ऑफेंस है? नहीं, पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। इंजरी बस एक जरिया बता रहा है कि हाँ बंदे ने कुछ तो गलत तो करा है यार, हार्म तो कॉज करा है, हार्म तो कॉज करा है। ये देखना पड़ेगा किसने हार्म जो कॉज करा है वो अपने आप में बीएनएस के अंदर पनिशेबल है क्या, ऑफेंस है क्या?
तो मैंने आपको उल्टा सीधा बोल दिया, तो अपने आप में डिफेमेशन नाम का कानून बनाया हुआ है क्या? बिल्कुल बनाया हुआ है 356 में। उसमें पनिशमेंट है क्या? बिल्कुल है। तो यानी कि मेरे द्वारा जो इंजरी पहुंचाई गई है आपको, जो हार्म पहुंचाया गया है, वो अपने आप में ऑफेंस है। प्रोहिबिटेड बात, प्रोहिबिटेड एक्ट था, मेरे को नहीं करना था। सरकार ने बोल दिया था ये हरकतें मत करना, लेकिन मैंने करी है। मैंने करी है तो इसका मतलब क्या है? मेरे को पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी मिलेगी। दैट्स इट। एम आई क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई है? ठीक है जी। अच्छा, एक सच्चाई बताओ, एक आपको दिमाग को रिलैक्स देने वाली बात बताऊं। पूरा आईपीसी के जो आईपीसी था और जो अब बीएनएस है बिल्कुल सेम है। ठीक है, थोड़े बहुत जो एडिशंस होते हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट में एक बात ऐड कर दी होगी, हद से तो और क्या करा हुआ इन्होंने। अरे भाई, जो मर्डर पहले था आईपीसी में, अभी तो वही होगा। अब कुछ नए तरीके की तरकीब थोड़ी ना निकाल दोगे। हाँ है ना, जो पहले था वो भी अब है। बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं। थोड़ी सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताऊं तो जो एग्जामिनर आपसे सोच रखेगा कि यार बच्चे ने बीएनएस पढ़ा है, मतलब नया कानून पढ़ा है, तो उसको ये तो पता ही होना चाहिए। तो याद रखना 10 तरह के बस नए अपराध जोड़े गए। आप अगर पूरा बीएनएस जब पढ़ लोगे ना, तो आईपीसी तो पढ़ रखी है आपने, तो आपका वो जो पुराना वाला कंसेप्ट है, पुराने वाली जो आपने पढ़ाई लिखाई करी है आईपीसी में, वो तो स्ट्रांग हो गई है। अब जो नए आपके ऊपर काम क्या बचा है? केवल 10 कानूनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 10 कानून है बस, वो भी 10 नहीं है, 7-8 हैं जो जोड़े गए हैं। उनके एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लिए, दी गई पनिशमेंट पढ़ ली, हो गया, हमारा बीएनएस स्ट्रांग हो गया है। आईपीसी तो हमने पढ़ा हुआ ही था, उसको हम गार्निश करना है। दैट्स इट। नहीं समझे मेरी बात? तो वो कौन कौन से लिखना चाहो तो लिख लो, मैं डिक्टेट कर देता हूं। ठीक है, आप लोग एक बार लिखना चाहो तो लिख लो। एक है सेक्शन 1 क्लॉज 2। सेक्शन 1 क्लॉज 2, इसमें बस एक बात बोलिए, जैसे हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको स्टार मार्क करवाया था ना यहां पे मैंने कहा था स्टार मार्क कर लो, तो यहां पे लिख लो सेक्शन 1 क्लॉज 2 की वजह से मैंने मार्क करवाया था। सेक्शन, एक सेकेंड, 1 क्लॉज 2 की वजह से स्टार मार्क करवाया था। इसमें लिखा हुआ है, बेरे खोल के मत देखना, मैं बाद में पढ़ाऊंगा इसको, तो बस आपको बस ऐसे ही बता रहा हूं थोड़ी मन की शांति के लिए कि यार नए सेक्शन कौन कौन से जोड़े हैं, तो ये मन में इनसिक्योरिटी रहती होगी ना। तो 10 जोड़े हैं बस, 10। ठीक है, 10 जोड़े हैं। इस पे हमें ज्यादा मतलब रिवाइज कर लेना बस। एमसीक्यू वगैरह जब एक्सपेक्टेशन होती है, एग्जामिनर पूछेगा आपसे, तो इतना आपने कर लिया होगा, मोर देन सफिशिएंट है। सेक्शन 1 क्लॉज 2 क्या कह रहा है? इसमें बोल रखा है भाई देखो, एनफोर्समेंट डेट तो बता दी है 1 जुलाई 2024, लेकिन अगर सरकार का मन करेगा ना, कुछ सेक्शन को रोक देगी, कुछ सेक्शन को लागू होने से रोक देगी। वो सरकार कहेगी कि भैया बाद में करेंगे इन बाकी के बचे हुए सेक्शंस को लागू। तो ऐसा मॉडिफिकेशन एनफोर्समेंट डेट की हो सकती है कि कुछ सेक्शन अभी लागू हो गए हैं, कुछ सेक्शन बाद में लागू होंगे। ठीक है, क्लियर है ना? दूसरा सेक्शन क्या डाला है? एक सेक्शन 2 क्लॉज 3 डाला है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, सेक्शन 2 क्लॉज 3। यहां पे ना चाइल्ड की डेफिनेशन को डिफाइन करा है। चाइल्ड कौन होता है बताओ? या जेजे एक्ट में भी तो डिफाइन करा हुआ है, पॉक्सो एक्ट के अंदर भी तो डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? तो सेक्शन 2 क्लॉज 3 में चाइल्ड की डेफिनेशन को डिफाइन करा है। तो चाइल्ड कौन होता है बताओ, आप खुद बता दो यार, बच्चा कौन है? ये कोई पढ़ने वाली बात भी नहीं है, बट पढ़ने वाली बात सेक्शन नंबर की है। सेक्शन याद होना चाहिए। अगर सेक्शन याद नहीं है ना, तो यार मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपने मुझसे बीएनएसएस पढ़ा है, अगर आपने मुझसे बीएसए पढ़ा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नए कानून आ गए हैं। जितना जल्दी हो सके उतना पढ़ लो, सेक्शन याद कर लो, क्योंकि जितना जल्दी आप कर लोगे ना, आप ही का आगे नाम चलेगा, आप ही को आगे फायदा होगा। अब भले वो एग्जामिनेशन हो, भले वो एडवोकेसी हो, याद रखना। ठीक है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 3 क्या कहता है? चाइल्ड की डेफिनेशन कौन होता है? बच्चा 18 साल से कम उम्र। बात खत्म। और अगर मैं बात करूं, हाँ बिल्कुल रश्मित, वेरी नाइस, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता रहता हूं। ठीक है, चैट्स में मैं सबके पढ़ता रहता हूं, तो आप लोग भी अपना बताते रहिएगा। ठीक है, एक ऐड करा है 48, एक सेक्शन 48 ऐड करा है। जैसे कि मैं यूएसए में, मैं यूएसए की बात ऐसी बोल रहा हूं, ठीक है, ये मैं समझ रहा कि सर आपका यूएसए से कुछ है क्या दुश्मनी? नहीं। ठीक है, अगर मैं यूएसए में रहता हूं, मैंने यूएसए में बैठे बैठे अपने एक दोस्त को बोला, हाँ भाई तुम्हारे को इंडिया में जाके ना यार एक व्यक्ति को मर्डर करके आना है, इंडिया में जाके तुम्हें एक व्यक्ति को किडनैप करके लाना है। तो यानी कि बात ये कहना चाह रहा है सेक्शन 48 में कि अगर भाई आप इंडिया से बाहर रह के भी इंडिया में अपराध करने के लिए अबेटमेंट करते हो, सेक्शन 48 के तहत अपराध है। सेक्शन 48 के तहत अपराध है। बात क्लियर हो गई? बस यही बात ऐड करी है। और एक बात ऐड करी है सेक्शन 152। ठीक है, सेक्शन 152। अच्छा, आप लोगों ने किसी ने सेडिशन का नाम सुना है? सेडिशन आईपीसी में ऑफेंस था। सेक्शन नंबर बता दो बस आप, अगर बता सकते हो तो। सेडिशन, सेडिशन सेक्शन 124 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी का कानून था ना, कि अगर आप सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी बोलोगे ना, तो सरकार आपके खिलाफ सेडिशन का चार्ज लगा के आपको जेल में डाल देगी। यार हम सरकार है, तुम हमारे खिलाफ बोल रहे हो, हाँ है ना? तो आपको सेडिशन, जिसको बोलते थे राजद्रोह,
जिसको हम अपराध बोलते थे, राजद्रोह, हाँ है ना। बट पहले फिर बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत चर्चाएं हुई थी, सर जज साहब ये कानून तो बेकार है, इस कानून को स्ट्रक डाउन करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया था कि यार ठीक है ठीक है ठीक है, इस कानून को हम क्या करते हैं, इस कानून को अभी हम रोक लगा देते हैं, सरकार को बीएनएस अपना नया कानून बनाने दो, तब देखेंगे उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। तो उन्होंने सेडिशन नाम के कानून को पूरा डिलीट ही कर दिया। सेडिशन नाम का कानून अब कोई है ही नहीं। सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो होता है, लेकिन भाई साहब रिस्ट्रिक्शन भी तो होती है, ठीक है। तो अब 152 में क्या बोल रहा है, 152 में अब ये डाल दिया है देशद्रोह। राजद्रोह नाम का कोई कानून नहीं है, देशद्रोह नाम का कानून बोल दिया कि अगर आप देश के खिलाफ, जैसे अभी मैंने बोला था इंट्रोडक्शन में कि अगर देश के खिलाफ बोलते हो तो क्या अपराध है बीएनएस के अंदर, बिल्कुल है। देश के खिलाफ अगर आप कुछ भी गलत बोलोगे तो अंडर सेक्शन 152 के तहत अब नया सेक्शन ऐड कर दिया है, ये पनिशेबल ऑफेंस है। देश की अखंडता को तोड़ने के लिए, सवर्जिनिटी को, इंटीग्रिटी को तोड़ने के लिए अगर आप ऐसे कोई भी बातें बोलते हो, लोगों के विचार बदलते हो, तो अपराध है भाई, ठीक है, 152 के अंदर, ठीक है। तो अब राजद्रोह नाम का कोई कानून नहीं है, देशद्रोह नाम का कानून है, ठीक है, याद रखना। और क्या जोड़ा है जी, 226 एक सेक्शन नया जोड़ा है, 226 जो पहले नहीं था। आपको बताया ना, प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, इनके पास पावर्स होती है कि अगर कोई व्यक्ति को कन्विक्शन हो गई है तो ये मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के आगे फाइल कर सकता है, जैसा मेरी यार सजा कुछ कम कर दो चाहो तो, ठीक है, हाँ है ना। तो ये पावर कहां पे लिखी है बता सकता है कोई, संविधान में कहां पावर है प्रेसिडेंट के पास, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट इज हैविंग द पावर टू रेमिट द सेंटेंस ऑफ एनी अक्यूज कन्विक्टेड पर्सन, ऐसे अगर कुछ याद हो तो आर्टिकल नंबर 72 में है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 72 में। तो मुद्दे की बात मैं बताना चाहूंगा। तो मान लेते हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूं या मैं गवर्नर हूं या सरकार हूं, सरकार के पास भी पावर होती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है अंडर बीएनएसएस अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ अभी आपको। तो सरकार के पास भी पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है और गवर्नर के पास भी होती है, किसी कन्विक्टेड पर्सन की सजा को रेमिट करना, कम कर देना, ठीक है। तो अब मैं किसी ए नाम के व्यक्ति की, मैं प्रेसिडेंट हूं या मैं गवर्नर हूं या मैं सरकार हूं, मैं अगर किसी कन्विक्टेड पर्सन की सजा को कम कर रहा हूं तो साथ में बदले में बोलूंगा ना, उसको कंडीशन तो लगाऊंगा ना कि देश छोड़ के मत जाना, दोबारा अपराध मत करना, सबूतों को डिस्ट्रॉय मत करना, विटनेसेस को जान से मत मारना, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस मत करना। मैं ऐसी कोई ना कोई तो कंडीशन लगा सकता हूं ना, हाँ है ना। अब ऐसे केस में जो व्यक्ति है वो कन्विक्टेड पर्सन, भाई साहब उसको रेमिट करी मैंने इसकी सजा, वो तो बहुत मौज में आ गया, मैंने जो कंडीशन लगाई थी मेरी कंडीशन को उसने कोई पालन नहीं करा, तो यार अब मैं उसको अब क्या करूंगा। इसके ऊपर कोई ना कोई कानून अगर मैं बना दूं कि देखो तुम्हारी सेंटेंस रेमिट तो करी जा रही है, तुम्हारी रेमिट करने के साथ साथ कंडीशन भी लगाई जा रही है, लेकिन अगर तुमने वो कंडीशन को ब्रीच करा यू विल बी पेनलाइज्ड एंड इट इज ऑल्सो एन पनिशेबल ऑफेंस, योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विल बी डिप्राइव्ड। तो कानून बना दिया, तो अंडर सेक्शन 226 को कानून बना दिया गया है कि अगर रेमिशन की कंडीशन का अगर आप ब्रीच करते हो तो वो भी अपने आप में अपराध है। समझ में आ गई, जो पहले नहीं था, ठीक है, पहले नहीं था। पहले तो क्या कर दिया कि भाई रेमिट की कंडीशन ब्रीच कर दिया, चलो भाई इसका रेमिशन कैंसिल करके इसको वही सजा काटने दो, यही तो कर सकते थे। लेकिन भाई साहब अब क्या कर दिया, प्रोसिक्यूशन ही चलाया जाएगा। अब तो नया का नया प्रोसिक्यूशन, मतलब एक और केस चलाया जाएगा 226 के तहत। समझ में आगे, थोड़ा लॉजिकली क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चले, एक और क्या सेक्शन जोड़ा है, अब ये बोल सकते हैं सेक्शन 111 से लेके 113, ठीक है, 111 से लेके 113, 111 से लेके 113 तक नए सेक्शन जोड़े हैं ये तीन। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, टेररिस्ट एक्ट क्या होता है, ठीक है, ये तीन नए सेक्शंस ऐड ऑन करे हैं जो पहले नहीं थे, ठीक है। और एक और जोड़ा है सेक्शन 95। यार एक बात बताओ, आपको पता है ना कि बच्चे से कोई अपराध, अगर बच्चे ने कोई अपराध करा, कितने साल के बच्चे ने अपराध करा हो बताओ, जो ऑफेंस नहीं माना जाता है। आईपीसी में था ना सेक्शन 82 डोली इनकम एक्ट, तो उम्र तो होगी ना भैया डोली इनकम एक्ट की, बच्चे की उम्र तो बता रखी होगी और वही उम्र अब भी होगी। हम सेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे, अभी बस एक कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि बीएनएस आखिर बताता क्या है, बीएनएस के अंदर क्या क्या बातें नहीं ऐड करी गई हैं। हमें पहली क्लास में अगर ये पता लग जाएगा तो माइंडसेट प्रिपेयर रहेगा कि यार ये 10 सेक्शन को साइड रखो, इन 10 सेक्शन को मैं अच्छे से रिवाइज में कर लूंगा, क्योंकि एग्जाम में पूरी संभावना है इन सेक्शंस के ऊपर ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, पूरी संभावना हो सकती है, हाँ, बिलो 7 ईयर्स, ठीक है।
तो एक बात बताओ, अगर मैं किसी 7 साल से कम उम्र के बच्चे को हायर करूं, उसको मैं बोलूंगा कि तेरे को एक चॉकलेट का डब्बा दूंगा, जा वो बच्चे उस ए नाम के व्यक्ति को चाकू मारा तो मैं चॉकलेट का एक डब्बा दूंगा। तो मैं इन शॉर्ट अगर कोई बच्चे को, मतलब 7 साल से कम उम्र की बात नहीं करी हुई है, यहां पे लिखा हुआ है कि अगर कोई आप बच्चे को अपराध करने के लिए हायर करते हो, इंप्लॉय करते हो, ठीक है, तो बच्चे के साथ जो होगा वो होगा, देखा जाएगा उसकी उम्र के हिसाब से। अब वो बच्चा 7 साल से कम है तो बच्चे को बाइज्जत भरी। अब बच्चा 7 से 12 साल की उम्र में है तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चा 12 साल से ऊपर का है तब हमारा जो फोरम लगेगा, जे एक्ट से गवर्न होगा नहीं होगा देखा जाएगा, ठीक है, कि जे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में इसका केस जाएगा नहीं जाएगा, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। अगर जे एक्ट आपने पढ़ा है तो तब मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात है मेरे साथ क्या होगा, मैंने हायर जो करा है उसके लिए पहले तो कोई अपराध था नहीं ना, क्लियर कट, एज क्लियर कट कोई अपराध नहीं था ना, अब जोड़ दिया है सेक्शन 95 के अंदर। सेक्शन 95 में बोला हुआ है कि अगर बच्चे को हायर करने के उपरांत आप अगर कोई अपराध, मतलब बच्चे को हायर कर रहे हो ना अपराध करने के लिए, पनिशेबल ऑफेंस है, दैट्स इट। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। एक और सेक्शन जोड़ दिया, सेक्शन 69। पहले क्या होता था कि भाई लड़की के द्वारा एलिगेशन लगाई जाती कि जज साहब मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और उस लड़के ने मेरे को भरोसा दिलाया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो मैं भी खुश थी, लड़के ने भी मेरे को यही शो करा कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में भी है, शादी करने के वादे भी खाए हैं, कस्में भी खाई हैं वगैरह वगैरह। तो उसके और मेरे बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बना। अब उसके बाद में कुछ टाइम के बाद, टाइम बीता, मैंने उसको बोला भाई शादी ब्याह की बातें करो यार अपने घर वालों से। तो लड़के ने कहा कि यार सॉरी मेरे तो घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो जज साहब मेरे को फिर बहुत अफसोस फील हुआ, तो मैंने लड़के के खिलाफ रेप का केस फाइल कर दिया। तो कुछ हाईकोर्ट का कहना था कि ये रेप के अपराध में आएगा, कुछ हाईकोर्ट का कहना था ये रेप के अपराध में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ केसेस में बोला कि हाँ हाँ इसे रेप के ऑफेंस में मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे केसेस में बोला कि नहीं 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 इसे रेप के ऑफेंस में नहीं मानेंगे, इसे रेप के ऑफेंसेस में नहीं मानेंगे। तब ऐसे केस में बीच में बात अटक गई कि यार ना तो इसको डिफाइन करने के लिए कोई कानून है, ना तो इसको डिफाइन करने के लिए कानून है। आधी हाईकोर्ट कह रही है अपराध है, आधी हाईकोर्ट कह रही है अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ केस में कह रहा है अपराध है, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कह रहा है कि नहीं भाई अपराध नहीं है। तो सारी की सारी कंफ्यूजन पैदा हो गई। तो अब किसी व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात आ रही है भाई, तो वो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी लड़के की डिप्राइव करी जाएगी क्या? मर्डर का चार्ज लगा के उसकी लाइफ को डिप्राइव करा जाएगा क्या? तो इसके लिए कानून होना चाहिए ना। मैंने क्या कहा, किसी भी व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को अगर डिप्राइव करना है तो भाई कानून होना चाहिए। बट हमारे उस टाइम पे कानून था क्या? नहीं। हम दूसरे सेक्शन का मदद लेके बंदे की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर रहे थे, रेप बना रहे थे इसे। बट रेप के एसेंशियल एलिमेंट तो कुछ और कहते हैं भाई। एक व्यक्ति ने एक लड़की को प्रॉमिस करा कि आई विल मैरी यू, एंड उसके बाद अगर वो शादी नहीं करता है तो साहब रेप कैसे मान लोगे यार? रेप के लिए कंसेंट नहीं होना, अगर कंसेंट नहीं है लड़की की तब उसके बाद रेप माना जाता है, हाँ या? और दूसरी बात यह है कि मां बाप का एग्री ना करना, लड़के के मां बाप का एग्री ना करना, इसका मतलब यह माना जाएगा कि लड़के ने धोखा दिया है? नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई करा कि लड़की, आपको एक लड़के के खिलाफ ऐसी सिचुएशन में अगर केस फाइल करना भी है तो आपकी जिम्मेदारी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको यह बात प्रूव करनी पड़ेगी कि लड़के की इंटेंशन फ्रॉम दी स्टार्टिंग, जब आपका रिलेशनशिप बना था बिल्कुल फ्रेश, उस टाइम से ही लड़के की इंटेंशन मैलिफाइड थी, डिसाइडफुल थी, धोखेबाज, आपको धोखेबाजी करने की थी। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये बात प्रूव कर देते हो तो इसको हम रेप नहीं मानेंगे। एक नया सेक्शन बना दिया गया सरकार के द्वारा, सेक्शन 69। खत्म बात समझ में आ गई? तो ऐसे ऑफेंसेस को, मतलब ऐसे एक्ट्स को हम रेप की डेफिनेशन में कंक्लूड नहीं करेंगे। सेक्शन 69 एक नया सेक्शन बना दिया, ठीक है। एक सेक्शन जोड़ दिया गया 304, स्नैचिंग, ठीक है, स्नैचिंग, ठीक है बस। और आखिर में लिख दो सेक्शन 358 हमारा जो सेक्शन है वो क्या बात कहता है कि अगर जो पहले आईपीसी लागू था वो बीएनएस के लागू होने के बाद में सेक्शन 358 में बीएनएस के ये बात लिख दी गई कि आईपीसी अब रिपील्ड होती है, दैट्स इट। क्लियर हो गई बात? समझ मारी हम बात? बस यही सेक्शन जोड़े। अब बता दो क्या करोगे इसका? यही सेक्शन जोड़े, ठीक है। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा हो तो चेक कर लेना, आपको मेरी बात पे अगर भरोसा नहीं हो रहा हो तो चेक कर लेना, ठीक है। अब एक कदम थोड़ा सा और आगे चले, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। वैसे तो बस मैंने बेसिक बातें बताई हैं, अभी होगा तो होगा ही क्या, बट स्टिल फिर भी कोई नया बच्चा हो जिसके लिए सारी चीजें नहीं हो समझने के लिए,
ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक कदम आगे चलो, आगे चलते हैं। अब ये कुछ लिखा है मैंने, हाँ ये माइंड और एक्ट लिखा है यार मैंने, तो ये दो चीजें लिखी हैं भाई। दिमाग सबका अपना अपना होता है, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, हाँ है ना। अब लेकिन अगर आपको बोला जाए एक एक्ट करना है, मतलब कि ये पेन बनाने के लिए मैंने बोला, ये पेन दिखाई दे रहा है सबको, ये ऐसे दिखा देता हूं, ये पेन बनाना है आपको। अब अपने अपने दिमाग से आप सोच सोच के, अब किसी का दिमाग क्या आएगा, यार ये वाली प्लास्टिक में कितने रुपए की लाऊंगा, ये वाली निप में कितने रुपए की लाऊंगा, यहां से लाऊंगा वैसे लाऊंगा, ठीक है। हर कोई अपना अपना दिमाग लगाएगा। ये पेन ऐसी ही शेप में बिल्कुल सेम डिजाइन चाहिए भाई मुझे, ये पेन बना के मुझे तैयार करके देना है, आप लोग दोगे। अपना दिमाग लगाओ, अपनी सोच लगाओ, जैसा आपको ठीक लगे वो ये मेरे को ये पेन तैयार करके देना है, हाँ है ना। तो अब हर कोई अपने अपने दिमाग से काम करेगा ना, हाँ है ना, कि मेरे को कैसे करना है कैसे नहीं करना, अपने अपने हिसाब से आप सोचोगे। तो जो आप खुद अपना पर्सनल सोचते हो, मतलब आपका खुद का दिमाग क्या कहता है, आपके खुद के दिमाग की सोच को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव। आपके खुद की दिमाग से आपने जो सोच रहे हो उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव, ठीक है। अब एट द एंड कंक्लूजन, सभी लोग एक ही एक्ट करके अपना ये पेन बना के एक ये पेन बना के देंगे ना। अब दिमाग किसने भी कैसे भी लगाए हो, किसने कैसे भी तिकड़म लगाई हो, किसने कैसे भी सोचा हो, बनाओगे तो यही ना, फाइनली कंक्लूजन एक्ट आपका यही होगा ना, बन के तो पेन ही तैयार होगा ना, हाँ है ना। अब दिमाग किसी का कैसा भी चल रहा हो, किसी ने कैसे भी दिमाग से अपना काम करते हुए फाइनली कंक्लूजन तो यही पेन बन के आएगा ना, हाँ है ना। तो ऐसे केस में जो सबके लिए सेम बराबर एक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। मेंस का पता है आपको, मेंस में जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो मेंस को हम किस नाम से पुकारते हैं, मेंस को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव पेपर है आपका, सब्जेक्टिव पेपर है। यानी कि आपके दिमाग में जो आया प्रश्न सुनने के बाद में आपके दिमाग में क्या आया वो लिखो, इसलिए बोले जाता है उसको मेंस को सब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर भी होता है एमसीक्यू का, कि सवाल आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, सभी के लिए एक समान है, आंसर एक ही होगा, समझ रहे हो। आंसर सभी लोगों के लिए एक ही आंसर होगा, इसलिए वो ऑब्जेक्टिव है, सेम सबके लिए सेम, एक समान एक्ट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के अंदर भाई मर्डर के बोला कि ए नाम के व्यक्ति ने बी को चाकू मार दिया है, बताओ ये कौन सा ऑफेंस होगा, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखना है। तो यार हर किसी की अपनी अपनी सोच अलग अलग होगी। मैं हो सकता है मैं अपनी सोच से पहले सेक्शन डिफाइन करने बैठ जाऊंगा, मैं पहले एसेंशियल एलिमेंट, आप लोग पहले इश्यूज फ्रेम करते हुए आंसर स्टार्ट करोगे, हाँ है ना। तो यहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी कि सब्जेक्टिव पेपर होता है कि आपके दिमाग में क्या आया, आप अपने दिमाग से सोच के लिखो। समझ में आ गई, अब ये डिफरेंशिएट करना समझ में आ गया, तभी आगे की बात आपको समझ में आएगी, तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी। माइंड का मतलब होता है सब्जेक्टिव, एक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब सबसे पहले कोई अपराध करने की नींव रखी जाती है, पहला कदम अपराध को कमिट करने का तो कैसे होता है। मैं अपराध करना चाहता हूं, मतलब मैं चोरी करना चाहता हूं, तो सबसे पहले कदम क्या होगा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेज टू कमिट एन ऑफेंस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज टू कमिट एन ऑफेंस। भाई पहले मेरी सोच दिमाग में तो आना चाहिए ना, मेरे को चोरी करनी है, हाँ है ना, दिमाग में तो आना चाहिए ना कि मेरे को चोरी करनी है। अगर मेरे दिमाग में आ गया तो मैं तो यानी कि अगर मेरे दिमाग में आ गया तो अब देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा कि मैंने एक्ट करा क्या उसको चोरी को करने के लिए। जो मेरे दिमाग में मिर्ची मसाला आया कि यार उसके पास ना बैग में यार बहुत सारा कैश मैंने देखा है, उसने अभी एक पैसों की गड्डी अपने पर्स में रखी है, यार मेरे को उसका बैग चुराना है, ये मेरे दिमाग में आया है। ये मेरे दिमाग में जो चीज आई है वो क्या है, सब्जेक्टिव है, ये केवल मैं ही सोच रहा हूं, हाँ ना, मेरी पर्सनल खुद की सोच है, ठीक है। अब उसको करने के लिए मैंने कोई एक्ट करा है क्या, अब वो एक्ट यानी कि अगर मेरे साइड में भी एक व्यक्ति खड़ा था, उसने भी देखा वो भागते हुए बैग अपना छीन के भाग गया, यार मैं भी तो यही करने वाला था। तो जो एक्ट होता है वो सबके लिए सेम, एक समान होता है, एक समान जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। और जो अपनी अपनी खुद की सोच होती है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव। बात समझ में आई या नहीं है, ठीक है। तो अब सवाल यह था मेरा कि पहली स्टेज क्या होती है, पहली स्टेज होती है सब्जेक्टिव, ठीक है, और दूसरी स्टेज क्या होती है, ऑब्जेक्टिव। यानी कि सब्जेक्टिव को जानने के लिए मुझे ऑब्जेक्टिव का सहारा तो लेना पड़ेगा, हाँ है ना, मुझे सब्जेक्टिव को जानने के लिए ऑब्जेक्टिव का सहारा लेना पड़ेगा।
यार किसी के मन में दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं कैसे पहचानूंगा? उसके हरकतों से, उसके एक्ट से। अब अगर मैंने बैग को छीन के अगर मैं भाग रहा हूं तो ये मैं कैसे, आपस की जनता यानी कि जुडिशरी या कोर्ट या पुलिस वाले या कोई भी अन्य व्यक्ति मुझे कैसे जज करेंगे? भाई देखो आयुष सर, आपने जो है एक व्यक्ति का बैग चुरा के भागा है, यानी कि आपके दिमाग में सोच थी चुराने की और सोच को आपने एक्ट में तब्दील करा, आपने चुरा के भागे हो, तो अपने आप में आपने चोरी का अपराध करा है। इसीलिए आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को हम डिप्राइव कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में अपराध मेंशन करा हुआ है अंडर बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। और कहां करा है कहां नहीं करा हमें नहीं पता, वो बाद में देखेंगे। पहले बताओ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, बात क्लियर हुई? सब्जेक्टिव मतलब माइंड का मिर्ची मसाला क्या है वो केवल आप ही सोच सकते हो, और कोई व्यक्ति दूसरा वो भी खुद अपने लिए सोच सकता है। ठीक है जी, समझ में आ रही है मेरी बात? एक्ट सबके लिए सेम बराबर होगा। तो माइंड में आपके क्या चल रहा है वो अगर मुझे पहचानना है तो आपकी हरकतों से मैं पहचान सकता हूं, आपके द्वारा किए गए एक्ट से मैं पहचान सकता हूं। तो पहले स्टेज क्या होती है? माइंड। दूसरी स्टेज क्या होती है? एक्ट। बात समझ में आ गई ना? तो माइंड से हम कुछ टेक्निकल शब्द, मतलब कुछ एक आधा शब्द आप चलो इसके मैं अभी थोड़ी देर के बाद पूछूंगा। मेरा एक और सवाल है, ये वाला मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ भैया, आई विल जस्ट शो यू। ये अब जुडिशियल स्क्रूटिनिटी अगर मुझे करनी है, जुडिशियल स्क्रूटिनिटी मतलब जज साहब को अगर पहचानना है कि आयुष सर ने अपराध करा है या नहीं करा है, ये अगर पहचानना है, आप अपने आप को जज के तौर पे सोचो कि आप जज की गद्दी पे बैठे हुए और मैं एज अ अपराधी आपके सामने आया हूं बैग चुराने के लिए, तो आप मुझे कैसे पहचानोगे कि मैंने अपराध करा है नहीं करा है? बताओ जरा, क्या ये बात आपके दिमाग में क्या आया ये सुनने के बाद? हाउ यू विल जस्ट जुडिशियली स्क्रूटिनाइज्ड against me that I had committed an offense or not? How? बताओ तो। सबसे पहली बात, पहले तो आप मेरा माइंड चेक करोगे, ठीक है? पहले तो आप मेरा माइंड चेक करोगे। अब मेरा माइंड क्या खोल के चेक करोगे क्या? ये बताओ, क्या मेरा माइंड खोल के चेक करोगे? नहीं, अभी सिखाया है मैंने आपको। माइंड अगर चेक करना है तो मेरे किए गए हरकत से चेक करना पड़ेगा। मैंने एक हरकत करी है, यानी कि एक व्यक्ति का बैग छीना है मैंने, यानी कि हरकत करी है, इससे मेरे माइंड के बारे में तो पता लग रहा है कि बंदे ने चोरी के इरादे से बैग छीना है, चोरी का इरादा इसके दिमाग में मिर्ची मसाला पैदा हो चुका था। ठीक है, पहली बात तो ये समझ आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया था, सरकार जब कोई भी अपना कानून बनाती है तो वो किस चीज के लिए बनाती है कि ये चीजें आपको नहीं करनी है, ये चीजें प्रोहिबिटेड है, अगर ये चीज करोगे तो भाई कॉन्सिक्वेंसेज तुम्हारे को फेस करनी पड़ेंगी। तो अब जुडिशरी को आप जज होने के नाते ये चेक करोगे कि आयुष सर के द्वारा बैग छीना गया है, बैग छीना गया है, तो क्या ये अपने आप में ऑफेंस डिफाइन करा हुआ है क्या कोई कानून में? यही तो चेक करोगे ना। अगर मैंने कोई एक्ट जो करा भाई वो कोई कानून के अंदर डिफाइन ही नहीं है, तो आप किस बात की मेरे को सजा दोगे? किस बात की मेरी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव करोगे? मैं सीधा क्लेम करूंगा जज साहब, पहली बात मेरा आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है, और जो मेरा एक्ट है ना वो कोई भी कानून के अंदर डिफाइन नहीं है, तो आप मेरे को जेल में नहीं भेज सकते। यू आर नॉट लीगली हैज द लिबर्टी, आई एम हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। आप मेरे को बेइज्जत बरी करिए। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? ठीक है भाई, एक्यूज भी बोल सकता है, क्यों नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोल सकता है। तो अब ये ऑफेंस डिफाइन है, हम ये पहचानेंगे हाँ यार ये ऑफेंस डिफाइन है बीएनएस के अंदर। अब ये डिफाइन होना केवल जैसा आप बस ये देखने का अच्छा ये सेक्शन में बीएनएस डिफाइन है एज अ थेफ्ट के तौर पे, आयुष सर को जेल भेज दो, आयुष सर को जेल भेज दो, क्या इतना से हो जाएगा काम? नहीं। तो अब चेक करना पड़ेगा कि इस ऑफेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स बीएनएस के अंदर क्या डिफाइन करे हुए हैं, तभी तो जेल में भेजोगे ना यार। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या डिफाइन करे हुए हैं, अब एसेंशियल एलिमेंट्स को प्रूव करा जाएगा। अप्रूव कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन करेगा। अब प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा, और अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाया तो ये स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का पालन नहीं किया है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा, और उससे मैं बाइज्जत बरी हो जाऊंगा। और अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दिया तो ऐसे केस में भले भले है जज साहब की, प्रोसिक्यूशन की, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। पहले बताओ सारी कहानी ऊपर से लेकर नीचे तक समझ में आई है या नहीं आई है? क्लियर हुआ या नहीं? आपको दिमाग में आया? सिंपल सी चीज है ना। अरे बता दो, देख लेते हैं एक बारी कौन कौन है। ठीक है, क्लियर हुआ बात? चलो एक कदम, बस एक लास्ट चीज और बताऊंगा, आपको ज्यादा प्रेशर में नहीं डालेंगे आज की क्लास में। आप सोचो सर आप ये ना आज ही पढ़ाओगे क्या पूरा? ठीक है कि सर थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ एज अ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में भी, क्योंकि मैं भी क्लास प्रिपेयर करता हूँ ना, तो उसी लेवल से करता हूँ। ठीक है, एक लास्ट चीज और,
ये आपने मैगजीन सुनी होगी, इसको रट लो, रटना मेंस में काम आती है, ठीक है। एक्टस नॉन फेसेट रिम निसी मेंस सिट रिया, ठीक है। एक्टस नॉन फेसेट रिम निसी मेंस सिट रिया, मैंने भी रटी है भाई, ठीक है, मैंने भी रटी है। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, एक्ट अपने आप में ऑफेंस नहीं है भाई, जब तक गिल्टी माइंड से ना किया गया हो। अपने आप में कोई हरकत आपने करी है, वो अपने आप में हरकत करना अपराध नहीं है, जब तक गिल्टी माइंड प्रूव ना हो जाए, जब तक गिल्टी माइंड प्रूव ना हो जाए। तो इतनी कहानी हमने इसलिए तो पढ़ी थी यार, कहां पे पढ़ी थी कि आपके माइंड में क्या चल रहा है वो कैसे पहचानोगे, एक्ट से पहचानोगे। एक्ट अपने आप में ऑफेंस है नहीं है, और ये प्रूव करना, एसेंशियल एलिमेंट्स को प्रूव करना किसकी जिम्मेदारी है, प्रोसिक्यूशन। अगर प्रूव कर देता है तो माइंड में भी गिल्टी माइंड था, ये प्रूव हो जाएगी। अगर कहीं पे भी ब्रेक लग गया, कहीं पे भी प्रोसिक्यूशन चूक गया प्रूव करने से, तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलेगा, एक्यूज को। एक्यूज को फिर बाइज्जत बरी करना पड़ेगा या बेल देनी पड़ेगी, बात खत्म, ठीक है। तो इससे हमें एक मैक्सिम का पता लगा, एक मैक्सिम का जन्म होता है कि एक्टस नॉन फेसेट रेम निसी निसी मेंस क्या है, निसी मेंस सिट रिया, ठीक है, निसी मेंस सिट रिया। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्ट अपने आप में पनिशेबल नहीं है यार, गिल्टी माइंड के साथ करा गया है, ये बात प्रूव कर दोगे तब जाके ऑफेंस पनिशेबल होगा। एक्ट इटसेल्फ नॉट एन ऑफेंस अनलेस इट इज डन बाय गिल्टी माइंड, अनलेस इट इज डन बाय कमिटेड बाय गिल्टी माइंड। समझ में आ गई, क्लियर है। अब एक और छोटा सा सवाल, ये एक्ट क्या है, सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है, आप लोग बताओगे। ये मैंने एरो ना इसलिए छोड़ रखे हैं। ये एक्ट क्या है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? सारा गेम यही का है, यही चीज है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। एक्ट क्या होता है, एक्ट का मतलब एक्चुअल में जब चाकू मारेगा तो मेरी बजाय कोई और व्यक्ति भी चाकू मारेगा तो वो मेरे जैसे ही तो मारेगा। तो यानी कि चाकू मारना या किसी की हत्या करना वो सबके लिए सेम है, मर्डर का अपराध सेम है, सेम नजर से देखा जाएगा, हाँ है ना। तो यानी कि सेम जो चीज होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। अब खुराफाती दिमाग, सबका दिमाग अलग अलग होता है कि कोई व्यक्ति मर्डर किसी का करना चाहता है, वो जहर देके भी कर सकता है, चाकू मार के भी, गला घोट के भी, एक्सीडेंट करके भी, मतलब गाड़ी से ठोकने के बाद भी, हाँ है ना। तो सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, सबका यूनिकनेस अलग हो सकती है, दिमाग अलग अलग हो सकता है, गिल्टी माइंड किसका कैसा है, हाँ है ना। और ये भी हो सकता है कि जब बंदे ने चाकू मारा हो उस टाइम वो ये प्रूव कर दे कि जैसा सॉरी मैंने कोई गिल्टी माइंड नहीं है, जिस टाइम मैंने चाकू मारा था मैं सेंसेस में नहीं था, मैं अनसाउंड माइंड हो गया था, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको बोलते हैं लीगल सैनिटी, लीगल इंसैनिटी, ठीक है। मेडिकल इंसैनिटी कानून के अंदर अलाउड नहीं है। लीगल इंसैनिटी कि जिस टाइम अपराध हुआ उस टाइम क्या बंदा अनसाउंड माइंड था क्या, बस ये बात प्रूव कर दो। पहले से बचपन से इंसेन है, बाद में इंसेन हुआ, बाद में इंसेन, हमें उससे मतलब नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट साहब के सामने बस एक बात प्रूव करनी है, जिस टाइम अपराध करा उस टाइम बंदा अनसाउंड माइंड था नहीं था, दैट्स इट। वकील साहब बस ये बात प्रूव करिए, बस इतनी सी बात प्रूव करिए, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि सबकी अपनी अपनी सोच अलग अलग हो सकती है, मर्डर करने की, चोरी करने की, अपराध करने की, सबकी यूनिकनेस अलग अलग है। बट आओगे तो बेटा सबके सामने आपका जो एक्ट है वो एक ही नजर से देखा जाएगा। बीएनएस के अंदर ये मर्डर है, चोरी है, किडनैपिंग है, अबडक्शन है, सेक्शन 69 वाला अपराध है, एज द केस में भी देखा सबको एक ही नजर से जाएगा, आपका एक्ट एक समान देखा जाएगा। भाई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाली बात समझ में आ गई ना, ठीक है। ये एक अच्छी बात है, मतलब समझने के लिए। एक समझदार इंसान जो होगा, जो पढ़ाई कर रहा होगा, वो इन चीज का डिफरेंस पहले से ही अपना करके चलेगा, ठीक है। अब बताओ जज साहब को अगर कोई ऑफेंस पहचानना है कि अपराध हुआ है नहीं हुआ है, तो जज साहब पहले दिमाग में सोचेंगे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा था। बट जज साहब दिमाग खोल के तो चेक नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, उसके एक्ट के जरिए। अब एक्ट क्या होता है, एक समान होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो अब एक्ट ऑब्जेक्टिव है, तो अब इससे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये एक्ट जो है कोई ऑफेंस में डिफाइन है क्या। बिल्कुल, बीएनएस के अंदर कहीं ना कहीं इसके एक्ट को ऑफेंस बनाया हुआ है। ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है, ऑफेंस के एसेंशियल एलिमेंट क्या है, क्या प्रोसिक्यूशन ने सारे एसेंशियल एलिमेंट प्रूव करे हैं तो फिर पनिशमेंट दे देंगे। अगर नहीं करे हैं तो सॉरी भाई, ये गिल्टी माइंड नहीं था, ये प्रूव हम नहीं कर, प्रोसिक्यूशन नहीं प्रूव कर पाया है, तो बाइज्जत बरी करना पड़ेगा। या फिर डिफेंस काउंसिल, अगर प्रोसिक्यूशन ने सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रूव कर दिए, अपराध पूरा पूरा बन रहा है, लेकिन डिफेंस ने प्रूव कर दिया जज साहब मैं अनसाउंड माइंड था, मैं अनसाउंड माइंड था, तो एज पर सेक्शन दिस मेरे को बाइज्जत बरी करा जाए, मेरे को एक्सोनरेट करा जाए,
इसको बोलते हैं एक्सोनरेट करना, ठीक है। ये शब्दों का खेल होता है, मेंस में ये शब्द आपको लिख के आने होते हैं। अब ये लिख के चले जाओ, इसको बाइज्जत बरी कर देंगे ऐसे, यार ये तो हर कोई लिख रहा है। तुम्हारे में यूनिकनेस क्या है? तुम्हारे को एग्जामिनर एक्स्ट्रा नंबर क्यों देगा? वो इसीलिए देगा क्योंकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपने वोकैबुलरी के ऊपर भी काम करा है, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस रट्टे लगा लेना भाई, 2-4 शब्दों के जो अच्छे अच्छे होते हैं, जहां जहां आपको लगता है, बट वो लिखने से पता लगेगा कहां पे कौन सा शब्द हमें करना है। सब पका पकाया नहीं मिलता है जीवन में, ठीक है। काम करने से आप लोग ये टाइम दे रहे हो, ये बीएनएस पे ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई अपना शुरू करी है, तभी तो समझ में आ रही ना चीजें, वरना बीएनएस तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, पढ़ाने वाले बतेरे हैं तुम्हारे पास, ठीक है। बहुत चीजें हैं, बट जहां पे हमारा कंफर्ट जोन लगेगा कि हाँ मेरे को इनके पास जाके पढ़ना है, इनसे मेरे को सब्जेक्ट कंप्लीट हो पाएगा, अच्छा हो पाएगा, जैसे मर्जी हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद ही तो आपका मन लगा कि खुद पढ़ाई कर पाओगे कि यार जिससे मैं चाहता था यार मैंने को इसने पढ़ा दिया है, अब मेरे नोट्स भी बन रहे हैं धीरे धीरे, अब मैं रिवाइज भी करते रहता हूं, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहता हूं, मैं एक आधा मेंस का आंसर भी चेक कर लेता हूं कि जिस स्टेट की मैं तैयारी कर रहा हूं और जो सर ने हमें टॉपिक पढ़ाया है, कौन सा टॉपिक पढ़ाया कोई भी, ठीक है, उनमें से मेरी स्टेट के पेपर में मेंस में क्या क्या लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जो सर ने हमें बताया, पढ़ाया, लिखाया, उसमें मैं एसेंशियल एलिमेंट भी लिख पा रहा हूं या लिख पा रहा, चलो मैं लिख के देख लेता हूं, आंखें बंद करके एक बार रिवाइज कर लिया, फिर मैं लिख लेता हूं 2-3 बार, उससे और याद हो जाएगा मुझे। या सर ने जो मेरे को आज की क्लास में पढ़ाया उसको एक बार ही नजर मार लेता हूं, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लूंगा मैं चीजों को। अब ये वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, रिकैप्चुलेट, कोई मुश्किल शब्द थोड़ी ना है, मतलब क्या इसका रिवीजन करना। अब रिकैप्चुलेट बोल दोगे तो थोड़ी आपकी वोकैबुलरी सुधरेगी, आदत में आ जाएगा आपका ये, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बोलने का लहजा भी, जज साहब के सामने भी आप कोर्ट में प्रैक्टिस करोगे, ये शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो आपकी एक पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप होगी, ठीक है। एक कदम पहला उठाना पड़ता है लाइफ में बदलाव लाने के लिए, वरना तो देखो सभी लोग जीवन जी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे भी जी रहे हैं अपने हिसाब से, वही अपने हिसाब से मतलब सब्जेक्टिवली, माइंड जैसी जितनी सोच, ठीक है, जैसी जिसकी सोच वो अपना चल रहा है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में 6 बजे मिलेंगे कल। तो मजा आया, समझ में आई चीजें, ऐसी हो जाएगा बीएनएस भी। कहीं तुम सोच रहे हो ना, कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी चीजें हैं, 10 अपराध बता दिए, ये भी करेंगे और पूरा बीएनएस भी करेंगे, ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे अपने आपको परफेक्ट बना लेना, ऐसे डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्विंग जरूर करिएगा, जो भी टॉपिक से मैं आपको कराऊंगा आगे चलकर। इंट्रोडक्शन पहले पार्ट पूरा होने दो, ठीक है, उसके बाद करते रहेंगे, ठीक है। चलो बाय, ठीक है, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे।